स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के भाग 1 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका से तात्पर्य गांव के लोग अपना जीवन यापन किस तरह करते हैं। बच्चों, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये ग्रामीण जीवन का चित्र है। इसमें कई लोग हैं और कई तरह के काम कर रहे हैं, जैसा कि चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। बच्चों, कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती करते हैं और खेती के अलावा और भी दूसरे काम करते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। बच्चों, कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं जो मुख्य बाजार की तरह दिखते हैं। उसमें आपको तरह तरह की कई दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की हैं। 4 दुकानें चाय की हैं, जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। यहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा, बोडा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार भी रहता है। उसके घर में लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की दुकान है, जिसमें साइकिल की मरम्मत का काम होता है और वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती हैं। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी जीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लारी चलाने का काम करते हैं। लारी कार को कहते हैं। बच्चों, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये मजदूर जो है खेतों में धान रोपने का काम कर रहे हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं। यहाँ आम और नारियल के बड़े बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी यहाँ पर उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। बच्चों, एक महिला है जिसका नाम तुलसी है। वह बता रही है कि हम सब रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले वह मायके में भी धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। वह यहाँ सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक काम करती है। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा उनके काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब उन्हें नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है
वो धान रोप रही है। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम उन्हें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। बच्चों, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये चक्र पहिया आपको दिखाई दे रहा है। ये पहिए में दिखाया गया है कि तुलसी को साल में कितने महीने काम मिलता है। पहला दिखाया गया है बीड़ा बनाना। बीड़ा बनाने का मतलब होता है ये उनके काटने के बाद गट्ठे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद में उसकी जुलाई अगस्त में उसकी रुपाई की जाती है। रुपाई का मतलब होता है खेतों में धान को जो है रोपा जाता है और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में उसकी निराई की जाती है और नवंबर दिसंबर में उसकी कटाई की जाती है। बच्चों, जब वह कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसे झुककर काम करने में और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने में तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। उसके गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए उसके यहाँ आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि वह काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आसपास के गांवों में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाएगा। तुलसी कहती है, मेरा पति भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खदान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से लाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा वह घर का सारा काम भी करती है। वह घर में सबके लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सफाई करती है, दूसरी औरतों के साथ जंगल जाकर लकड़ी लाती है। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल, जिसे ट्यूबवेल कहते हैं, वहाँ से पानी लेकर आती है। उसका पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में उसकी मदद करता है। उनकी 2 बेटियां हैं। उनके जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा था। उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उन्होंने रुपया उधार लिया था और उस उधार रुपये को चुकाने के लिए उन्हें अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय और पानी और जलाने की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा उनको नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, उसी से गुजारा नहीं हो पाता है। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को भी करना पड़ता है। बच्चों, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं, यानी खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं और कुछ लोग तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें कोई काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। शेखर, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है।
मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद भी ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में मैं कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूं तो उसके बदले मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने रुपया उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। बच्चों, ये आप देख रहे हैं, ये थ्रेसर है। इससे धान में से चावल निकाला जाता है, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चे के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है। कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश नहीं होने पर भी फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाता है। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के रूप में लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उस कर्ज को नहीं चुका पाता है। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब जाता है। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। रामलिंगम और करुथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सहकारी बैंक से कर्ज भी लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। बच्चों, कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान भी हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं।
बच्चों, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये रामलिंगम की 20 एकड़ ज़मीन के एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल का चित्र है। तुलसी जैसे मजदूरों की कड़ी मेहनत के कारण ये धान की फसल दिखाई दे रही है। बच्चों, शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर ब्याज देना, सूद पर पैसा देना यानी ब्याज पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। बच्चों, हमने कल पट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में उनकी मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिबेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। बच्चों, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये नागालैंड का चित्र है। ये पहाड़ों को काटकर सीढ़ी जैसे खेत बनाए जाते हैं, उन पर खेती की जाती है। जिस तरह सीढ़ियाँ एक के बाद एक ऊपर बढ़ती चली जाती हैं, उस तरह से ये नीचे से ऊपर की ओर खेत बढ़ते जा रहे हैं। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलान ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह सके। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो पूरा समूह इकट्ठा बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता।